हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कोचिंग क्लास। तो चलो आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं ये लेक्चर में, साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। चलो हम लोग सबसे पहले देखते कि साउंड क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय साउंड। देखो साउंड ये क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। अभी जो आपके सामने यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे क्या है कि एक वेव्स निकल रहे हैं ना, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि आवाज़ कहाँ से निकलता है, बोलना एंड आवाज़ निकाल लेना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा है ना थोरिक्स, यहाँ पे जो हमारा थ्रोट होता है, यहाँ पे हमारे थ्रोट में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे थ्रोट में जो है ना वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वो हम लोग जैसे भी बोलने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो जो वोकल कॉर्ड्स है ना वहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, देन हमारा आवाज़ बाहर निकलता है। जैसे आप बोलने की कोशिश करो, कोई भी लेटर बोलो ए बी वगैरह, तो हमारे यहाँ पे जो जबान है ना उसके अंदर भी मूवमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे जबान का जो भी है वो मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं। नहीं, हम लोग बोल पाएंगे। देखो बोलना है ना आवाज़ निकलना ये अलग अलग चीज़ें हैं। सॉरी, हम लोग आवाज़ निकाल पाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो जैसे छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उनको बोलना नहीं आता, ये बोलना बाद में सीखते, लेकिन आवाज़ तो निकालते हैं ना। तो वो आवाज़ यहाँ से निकालती है, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है ना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये जो मेल में होता है ना वो लगभग है ना ये 20 सेंटीमीटर का होता है एंड फीमेल वो 15 सेंटीमीटर का होता है। ये इन्फॉर्मेशन है ना आपको 8th स्टैंडर्ड के साउंड लेसन में है, यहाँ पे अभी 7th में नहीं है, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखो। इसीलिए है ना यहाँ पे लेडीज़ का क्या होता है कि 15 सेंटीमीटर होता है, उसकी वजह से लेडीज़ का आवाज़ वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। एंड मेन का जो भी होता है ना यहाँ पे वो 20 सेंटीमीटर होता है, उसकी वजह से उनका आवाज़ थोड़ा भड़कीला होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी साउंड ये क्रिएट होता है, साउंड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। जहाँ पे वाइब्रेशन होगा वहाँ पे साउंड क्रिएट होगा। अभी भी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, लेक्चर ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो वेव्स निकल रहे हैं ना, जो भी मेरे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निकल रहे हैं वो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहे हैं, देन यहाँ पे मेरा साउंड जो है वो आपको सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि साउंड ये जनरेट कैसे होता है कि अलग अलग जो भी हम लोग इवेंट्स वगैरह करते हैं ना, तो उनके अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं एंड वहाँ पे वाइब्रेशंस होता है एंड हमारा जो भी है वो साउंड जनरेट होता है। तो इसके यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए हुए, जैसे इलेक्ट्रिक बेल हो गया है ना, हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को अगर बजाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है सबसे पहले, देन हम लोगों को उसका साउंड सुनाई देता है। अगर बाद में हम लोग और भी एक चीज़ एग्जाम्पल देखेंगे तो बस्टिंग ऑफ क्रैकर, जो हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, हाँ वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता है बट स्टिल हम लोगों को साउंड सुनाई देता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे क्लैपिंग वगैरह हो गया, हम लोग क्लैप करते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, देन हम लोगों को साउंड सुनाई देता है। तो ये बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है तभी हम लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इनटू द काम वाटर ऑफ लेक, है ना, लगभग जो शांत पानी होता है उसके ऊपर हम लोगों ने स्टोन थ्रो कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है एंड हम लोगों की एक आवाज़ आता है। कभी भी आप पानी में ऐसा पत्थर डालो, जो अनडिस्टर्ब वाटर है ना, उसको आप पत्थर डालो, एक आपको आवाज़ आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एक साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, देन आपको साउंड सुनाई देता है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया अबाउट साउंड। अगर आगे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो 18.1 यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, ट्यूनिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो देखो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग यहाँ पे गिटार्स वगैरह है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज तनपुरा नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी अगर हम लोग प्लग करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशंस यहाँ पे हम लोगों को साउंड सुनाई दिया जाता है। एंड यहाँ पे ध्यान दो कि अगर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दो कि देखो ये एक रस्सी है, यहाँ पे एक मैंने एकदम टाइट यहाँ पे बांधी है, यानी यहाँ पे कोई भी एक ऐसे वुडन ब्लॉक ले लो एंड इसके ऊपर आप ऐसे प्लग करो तो आपको क्या होगा, यहाँ पे साउंड सुनाई देगा। क्यों ये साउंड आपको क्यों सुनाई देगा, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पे ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है एंड उसी को है ना हम लोग साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है एंड जो स्ट्रिंग आपका जो होता है मूव्स टू वन साइड ऑफ द सेंट्रल पोजिशन एंड कम बैक, वो सेंट्रल पोजीशन में वहाँ पे मूव हो रहा है एक साइड में एंड वापस से वो अपनी जगह पे आ रहा है कि सेंट्रल पोजीशन में वापस से आ रहा है।
एंड ये जो स्ट्रिंग का जो मोशन है ना, ये बार बार हो रहा है, रिपीटेड अगेन एंड अगेन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो आपका वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस हो रहा है बार बार, इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आप ये चीज़ बस याद रखना, बाकी आपको ज़्यादा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग सेकेंड टॉपिक यहाँ पे देखते हैं कि ऑसिलेटर, ऑसिलेशंस एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट क्या है। तो चलो, बगीचा सबने देखा है, बगीचे में झूला भी होता है ना, तो वो भी आप लोगों ने देखा है झूला। तो झूले का ही चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे झूले में अगर हम लोग बैठे हुए रहते तो उसका मूवमेंट कैसा होता है। पहले हम लोग पीछे जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर ऐसा मूवमेंट होता है जिसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं ना, बैक एंड फोर्थ, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ये मूवमेंट को हम लोग ऑसिलेशंस बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेंशन है कि स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ, है ना, बैक मीन्स बैक साइड एंड फोर्थ मीन आगे आ रहा है, तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। एंड व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये जो स्विंग है, ये जो झूला है, ये एक एंड से लेके दूसरे एंड की तरफ मूव हो रहा है एंड अपने पोजीशन में वो वापस से स्टार्टिंग पोजीशन में वो वापस आ रहा है, तब इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑसिलेशन है जो ये कंप्लीट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा स्विंग है ना, ये एक स्विंग है, तो ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे सेंटर में आके फिर वापस जा रहा है, फिर ऐसे वापस आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, हम लोग जिसको एक ए बी बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। एंड इसका जो बैक एंड फोर्थ मोशन है ना ऑसिलेटर का, वो आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन, है ना, तो वो सेंट्रल पोजीशन के आगे के साइड में, उसको आगे के साइड में होता है, तो हम लोग उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी मेंशन है कि ऑसिलेशन ऑफ स्विंग, यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है, वो कैसे स्विंग कर रही है। यहाँ पे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक बाउल आप ले लो एंड उसके ऊपर एक रबर बांध दो, उसको एकदम टाइटली स्ट्रेच कर दो एंड उसको देन बाद में आप अगर निकालोगे तो वहाँ पे भी क्या एक आवाज़ आता है ना, साउंड क्रिएट होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। आप खींचो उसको, स्ट्रेच करो रबर को, वहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि व्हेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एंड रिलीज इट्स वाइब्रेशन, उसको स्ट्रेच करो एंड छोड़ दो, वो वाइब्रेशन होता है, आप करके देखो। एंड फिर क्या करो कि आप इसको कंपेयर करके देखो, सी ए रबर इज स्ट्रेच फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। ये देखो यहाँ पे एक नाम दिया है, इसको ए कंसिडर करो एंड इसको बी कंसिडर करो एंड इसको फ्रॉम ए से लेके बी तक स्ट्रेच करो एंड बाद में देखो कि आपको एक कर्व दिखाई देगा, है ना। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन ए एंड पोजीशन बी ऑन स्ट्रेचिंग द रबर, है ना, उसका थोड़ा यहाँ पे लगभग शेप भी चेंज हो गया है। रबर अपना है ना शेप चेंज कर लेते हैं, उसको हम लोग इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलो उसी को हम लोग बोलते हैं ना, जो स्ट्रेचिंग, जो रबर स्ट्रेच होता है ना, हम लोग उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सिंपल यहाँ पे कि जो एम्पलीट्यूड मीन्स क्या, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम लेवल तक पहुँचता है तो वो हमारा हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एंड यहाँ पे आपको अगेन एक सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है पेंडुलम का, तो यहाँ पे हम लोग वो भी देखते हैं। यहाँ पे एक पेंडुलम है, पेंडुलम को है ना एक दीवार से आप है ना ऐसे लटका दो, है ना, एक नीचे उसको एक बॉल लगा दो एंड लटका दो एंड यहाँ पे क्या करो कि उसको है ना ऐसे मूव करो, उसको मेन पोजीशन में लाके छोड़ दो, उसको ऐसा मूवमेंट आप करो, तो वो भी कैसे बैक एंड फोर्थ आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हैं कि टेक ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड ले लो अबाउट 1/2 मीटर लॉन्ग एंड टाई स्मॉल आयरन, है ना, उसके नीचे आप कोई भी ऐसा है ना ब्लॉक वगैरह या कोई बॉल वगैरह टाई कर दो एंड उसको ऐसे सस्पेंड कर दो, छोड़ दो। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इट फ्रॉम सपोर्ट एज इज शोन इन द फिगर, आपको फिगर नंबर 18 पॉइंट में दिया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेंडुलम बोलते हैं, हम लोग इसको पेंडुलम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जब पेंडुलम में क्या होता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन ए ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सट्रीम पोजीशन बी और सी इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। मैंने एम्पलीट्यूड का मीनिंग आपको बोला है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है हम लोग उसको ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसका ये देखो कि ये कैसे हो रहा है, ये ए पोजीशन में है, वो अपनी मीन पोजीशन में है। अगर ये ऐसा ये यहाँ पे ऐसा एक लटका हुआ है, ठीक है, मुझे इसको है ना मूवमेंट करना है, तो ये मेरा मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन हो गया। मैं इसको सबसे पहले ऐसे नीचे ही उसको खींचूंगी, देन इसको मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगी, तो ये अपना एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हमारा कैसे हो जाएगा, ये BAC एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा वापस से CAB, इस तरह से हमारा ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आगे का टॉपिक देखो, यहाँ पे डू यू नो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि एक स्ट्रेच रबर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट व्हेन इट इज रिलीज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी।
है ना। रबर जो होता है ना, रबर को जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो स्ट्रेच होता है, एंड एक्सटर्नल प्रेशर रिमूव करने के बाद वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो भी वो गेन कर लेता है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो भी स्ट्रेच रबर है ना, कोई भी स्ट्रेच रबर ले लो है ना, तो वो क्या करते हैं, हम लोग जब स्ट्रेच करते हैं तब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो चलो यहाँ पे हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। चलो ये इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड क्या, आप इस चीज़ को समझ लो, इसका डेफिनेशन वगैरह कभी कभी पूछते हैं, ये आपको 11th-12th में भी फिजिक्स में है, तो आप ध्यान देके पढ़ो। यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑसिलेटर, है ना। जो ऑसिलेटर यहाँ पे मूव हो रहा है तो उसको जितना टाइम लग रहा है वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर, है ना। कोई भी चीज़ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कितने टाइम में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो उसको ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम रिक्वायर्ड, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखो। एंड इसका जो मूवमेंट कैसे होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया था। एंड देखो इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे और एक डेफिनेशन देखते हैं कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटली बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड, जो 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस है वो कंप्लीट कर लेते हैं, एंड उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर था वो क्या था कि पर्टिकुलर टाइम में वो अपने ऑसिलेशंस कितने कंप्लीट, है ना, एक ऑसिलेशन वो पर्टिकुलर टाइम में कितना कंप्लीट करता है, हम लोग उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन। एंड 1 सेकेंड में वो जितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखो। देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है आपको फ्रीक्वेंसी का, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला है 1 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को हम लोग टी से भी डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो मेजर की जाती है, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑकरिंग इन 1 सेकेंड, एंड ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ये हर्ट्ज होता है, उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में HZ भी लिखते हैं। तो इतना आप याद रखो। चलो आगे का टॉपिक हम लोग आगे, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा आगे के टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड, वो देखते हैं कि हाई एंड लो पिच क्या होता है। तो चलो यहाँ पे देखो 18.4 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है ना, द पिच ऑफ साउंड। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि यहाँ पे क्या है, जैसे देखो यहाँ पे एक वुडन बोर्ड है, देखते हैं कि यहाँ पे एक वुडन बोर्ड है, यानी ये वुडन बोर्ड को यहाँ पे एक रस्सी जो है ना, एक रस्सी यहाँ पे एकदम टाइटली खींची हुई बांधी है, एंड यहाँ पे एक है ना वुडन ब्लॉक से आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, एंड यहाँ पे इसको आप प्लग करो। अब ये जितनी टाइट रहेगी ना उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। एंड मान लो अगर ये थोड़ी लूज़ है, अगर ये लूज़ है और इतनी लूज़ नहीं रहेगी, थोड़ा इतनी अगर लूज़ है, एंड यहाँ पे आप है ना उसको प्लग करो स्ट्रिंग के साथ, तो थोड़ा वाइब्रेशन है वो कम सुनाई देगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे जब वो एकदम टाइट होती है ना, 1 मिनट, जैसे हम लोगों ने ना ये स्ट्रिंग को एकदम टाइटली यहाँ पे टाई कर दिया है, तो देखो इसके बीच में क्या एक टेंशन क्रिएट हो रहा है ना, टेंशन हमारा वाला टेंशन नहीं है, इसको जो टाइटली खिंचा हुआ है ना हम लोग उसको टेंशन बोलते हैं। तो जब हम लोग इसके ऊपर ये स्ट्रिंग करेंगे ना तब इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, एंड हल्का अगर ये थोड़ा भी लूज होता है ना तो यहाँ पे टेंशन है वो थोड़ा कम क्रिएट होगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लो पिच ऑफ साउंड। जो कम होगा तो वहाँ पे कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, थोड़ा हल्का आवाज़ सुनाई देगा, तो उसी को हम लोग लो पिच ऑफ साउंड बोलते हैं। एंड जब ये पूरी तरह से स्ट्रिंग एकदम है ना, ये वुडन ब्लॉक को यहाँ पे टाइट होगा पूरी तरह से, एंड यहाँ पे जब हम लोग इसको स्ट्रिंग करेंगे ना तब ये वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, एंड बिकॉज ऑफ हाई वाइब्रेशन यहाँ पे क्या होगा कि साउंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हाई पिच ऑफ साउंड। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लो कि लो पिच एंड हाई पिच ऑफ साउंड यहाँ पे क्या होता है। तो आपके यहाँ पे दिया हुआ भी है कि व्हेन द टेंशन इज इंक्रीज, जब टेंशन बढ़ जाता है स्ट्रिंग में तब क्या होता है कि जो साउंड है वो श्रिलर थोड़ा ज़्यादा आता है ना, इसी की वजह से हम लोगों को इसको हम लोग हाई पिच बोलते हैं। एंड व्हेन द टेंशन इज रिड्यूस, जब टेंशन कम होगा वो स्ट्रिंग में से तब साउंड है वो उसका आवाज़ थोड़ा कम प्रोड्यूस होगा, इसी को हम लोग हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हाई एंड लो पिच भी कंप्लीट हो गया है।
आगे हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इसको हम लोग साउंड लेवल भी बोलते हैं। तो देखो ये क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मीन्स लाउडनेस और सॉफ्टनेस हम लोग जिसको बोलते हैं। सो लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड इज इंडिकेटेड बाय द टू टर्म्स, दो टर्म से उसको इंडिकेटेड किया है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल, दोनों चीज़ से उसको जाना जाता है। तो देखो ये जो हमारा साउंड लेवल होता है ना, इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज परस्यूड बाय आवर ईयर्स। अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो, तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप इसको सुन पा रहे हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। से इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड, चलो उसको मैं ए से ही डिनोट करती हूँ। क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी नॉट ए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे बोला है कि स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो जो साउंड का इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, स्क्वेयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। अभी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले अब हम लोग वो समझते हैं। अगर यहाँ पे साउंड का इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो ये चीज़ भी इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे ये चीज़ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। मीन्स एम्पलीट्यूड, आपका जो भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना होगा ना, उसका इंटेंसिटी उसके डबल होगा। मान लो यहाँ पे ये अगर 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये यहाँ पे 4 का डबल होगा। तो इस तरह कैसे प्रोड्यूस होगा है ना। कभी कभी हम लोगों ने देखा है, जैसे हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट भी अगर बजाते हैं तो कोई पैनल्स वगैरह आप प्ले करो तो एक टिंग ऐसे आवाज़ आता है, फिर दोबारा उसको बजाओगे तो थोड़ा हल्का आवाज़ आएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया हुआ है कि इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स द 4 टाइम्स एज सो मच। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारा जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारा 2 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखनी है। एंड यहाँ पे जो डेसिबल है ना, जिसको शॉर्टकट में सिम्बॉलिक यूनिट पे इसको डीबी हम लोग लिखते हैं, तो ये क्या है, इज़ द यूनिट फॉर मेजरिंग साउंड लेवल। साउंड लेवल मेजर करने के लिए हम लोग इस यूनिट का यूज़ करते हैं। एंड जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं कि ऑडिबल साउंड क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड क्या है एंड अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है। ये तीनों चीज़ देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑडिबल साउंड जो हम लोग सुन पा रहे हैं ना, विच इज़ नोन एज ऑडिबल साउंड। तो देखो अभी मैं आपके पास जो आपको जो भी बोल रही हो, आप मुझे सुन रहे हो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग इज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। देखो अभी आपके सामने मैं जो बोल रही हूँ ना, तो मेरे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो लगभग है ना ये रेंज में है, ये वाली 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसीलिए आप मुझे सुन पा रहे हो। अगर इसके नीचे रेंज जाता है ना तब आप मुझे नहीं सुन पाओगे। इस ऐसा आवाज़ सुनने के लिए जिसका फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होता है ना, ऐसा साउंड सुनने के लिए पर्टिकुलर एनिमल्स ही कैपेबल होते हैं, हमारे ह्यूमंस के ईयर्स इसको नहीं सुन पाते हैं। एंड ये रेंज में अगर आपका साउंड है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में, देन ऐसा साउंड हम लोग सुन सकते हैं विच इज़ नोन एज ऑडिबल साउंड, उसको हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारा है इंफ्रासोनिक साउंड। देखो इंफ्रासोनिक साउंड क्या है कि ए साउंड विथ ए फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज। अभी मैंने आपको ऑडिबल साउंड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया था कि ऐसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से बिलो है, तो ऐसे साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, मीन्स कम आवाज़ होता है। तो ये जो साउंड है ना इंफ्रासोनिक साउंड, ये ना हम ह्यूमंस लोग नहीं सुन पाते, पर्टिकुलर एनिमल्स ही सुन पाते हैं, जैसे कि वेल्स, एलिफेंट वगैरह, ये सारे डॉग्स,
कभी कभी देखा है क्या, रात के टाइम में डॉग्स वगैरह अचानक से भौंकने लगते हैं, तो कुछ आवाज़ जो होती है ना जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो 20 हर्ट्ज़ होती है, तो वो उनको सुनाई जाता है, वो हम लोगों को नहीं पता चलता है। मीन्स उनको चाहूल लगने ज्याला अपन मराठी में होते ना, उनको पता चल जाता है कि उनको आवाज़ आता है, जो हम लोग नहीं फील कर पाते। क्यों हम लोग नहीं फील कर पाते? बिकॉज ऑफ उसका जो इंटेंसिटी होता है ना, जो रेंज होता है ना, वो बिलो 20 हर्ट्ज़ से होता है, जिसके लिए ह्यूमन कैपेबल नहीं है। तो ये हमारा इंफ्रासोनिक साउंड है। एंड लास्ट वन है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 से ज़्यादा है। देखो ये सारी जो टर्म्स है ना, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये आपको 8 में भी है, डिटेल में आपको दी हुई है। तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है जितना मैं आपको समझा रही हूँ। तो सी जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि ह्यूमन बीइंग जो है ऐसा साउंड नहीं सुन सकते। देखो हम लोगों को ह्यूमन के लिए ह्यूमन साउंड जो सुनते हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर लिमिट दिया हुआ है, जो कि ऊपर ऑडिबल साउंड में आपको मेंशन है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच में रेंज है, तब भी हम लोग वॉल्यूम सुन पाएंगे, साउंड सुन पाएंगे। अगर इसके नीचे भी जाता है तब भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे, उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। एंड अबाउट 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जाते हैं तब भी हम लोग उसको नहीं सुन पाते हैं, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। तो हमारे ह्यूमन के ईयर्स जो इसके लिए कैपेबल नहीं है। तो ऐसा साउंड है ना पर्टिकुलर एनिमल्स ही सुन सकते हैं, जैसे एक बैट एग्जांपल हो गया जिसको हम लोग चमगादड़ बोलते हैं। एंड डॉग्स मैंने आपको ये इंफ्रासोनिक में बोला था, ये अल्ट्रासोनिक में आता है। एंड ये है ना, ये सारे एनिमल्स है ना, ये अल्ट्रासोनिक साउंड ये सुन पाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड दिया हुआ है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। तो देखो इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं कि टू क्लीन द डेलिकेट ऑर्नामेंट्स एंड द टाइनी पार्ट्स ऑफ ए वॉच, है ना, जो भी छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन टू ऑब्जर्व द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना, जैसे ह्यूमन्स का वगैरह, मान लो पेट में वगैरह कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए अल्ट्रा स्कैनिंग की जाती है ना, जिसको हम लोग सोनोग्राफी बोलते हैं। तो ये भी सारे साउंड भी इसी से हम लोग, अल्ट्रासोनिक साउंड ही है वो भी एक तरीके का। फिर डिटेक्ट द ट्यूमर्स इन द ब्रेन, है ना, अगर ह्यूमन के ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर्स है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड के यूजेस होते हैं। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रडार सिस्टम में भी यूज़ होता है। कि रडार सिस्टम क्या है ना, रडार का फुल फॉर्म यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिटेक्शन ऑफ रैंगिंग, तो इसमें भी अल्ट्रासोनिक यूज़ होता है। एंड यहाँ पे आपको लास्ट दिया हुआ है सोनार जो ये है ना, आपको ये 9th के साइंस में आपको डिटेल में दिया हुआ है कि सोनार क्या है। सोनार मीन्स हमारा ये नाक कान वाला पहनाने वाला सोनार नहीं है, ये दूसरा वाला सोनार है, जिसका फुल फॉर्म है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंगिंग, है ना। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू लोकेट द सी बेड और द पोजिशन ऑफ ए शिप। तो कोई भी सबमरीन्स वगैरह है ना, ओशंस वगैरह है, वो कितनी डीप है, तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए ये सोनार सिस्टम जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 7th का साइंस का यहाँ पे लेसन है 18 साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है इस चैप्टर में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे आगे और भी मैं आपको साइंस के लिए लेसन्स लेके आऊँगी। तो आप सब्सक्रिप्शन वहाँ पे करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरे वीडियोज़ है वो कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।